लाहौर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हैं जो सच नहीं है। दरअसल जिसे हम लाहौर समझते हैं यानी वॉल्ड सिटी और फोर्ट, असल लाहौर ये नहीं। फिर कौन सा असल लाहौर है? असल लाहौर वो कहते हैं कि 3000 साल पहले जो लाहौर के अंदर आबाद हुए वो लोग कौन थे? हम ये समझते हैं कि लाहौर शायद शुरू ही से मुसलमानों का इलाका था। लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है। उनके एक मुर्शिद थे जिन्होंने अचानक कहा कि आप लाहौर चले जाएं। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा हैरान हुए क्योंकि यहाँ पहले से एक बुजुर्ग मौजूद थे। बाबा गुरु नानक क्या लाहौर में रहे? अर्जुन देव जी ही वो गुरु हैं जिन्होंने हजरत मियाँ मीर से संगे बुनियाद रखवाया था गोल्डन टेम्पल का अमृतसर में। कोई लाहौर के अंदर सुरंग है? शाहजहान यहाँ से जा रहे थे, लाहौर से एक सुरंग में से निकले और रावी पे पहुंचे और वहां से कहीं आगे निकल गए। लाहौर बार बार लुटता था, जो दिल्ली पे हमला करने जाता था वो लाहौर भी अटैक कर दिया करता था। माधू लाल हुसैन, उनकी कहानी क्या है? ये झूठ है। अंग्रेज को लाहौर पसंद था? अंग्रेज तो लाहौर से जाने ही नहीं चाहते थे। अंग्रेज ने तो लाहौर को एनेक्स करने के लिए इतनी साजिशें करवाई सिख शाही खानदान के खिलाफ। आज सुनो पॉडकास्ट में ज़िशान हुसैन से हमने समझा लाहौर की ये तारीख कितने साल पुरानी है, लाहौर के बारे में वो कौन सी बातें मशहूर हैं जो सच नहीं, लाहौर को किन लोगों ने आबाद किया, लाहौर का नाम लाहौर क्यों रखा गया, लाहौर में कौन कौन सी मशहूर शख्सियात रहती थी। ये सब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशान भाई, लाहौर को लेकर हमारी हिस्ट्री नॉलेज काफ़ी खराब है, तो आज मैं आपसे समझना चाहूँगा लाहौर की जो तारीख है और लाहौर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हैं जो सच नहीं है। लाहौर में वाकई हमारी तारीख बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो ख़राब है, दूसरा थोड़ा कंफ्यूज भी हैं हम लोग। पहली बात है, पिछले दिनों कॉमरेड तनवीर की एक किताब आई जिसमें उन्होंने साबित किया कि दरअसल जिसे हम लाहौर समझते हैं यानी वॉल्ड सिटी और फोर्ट और ये सारा जो अंदरून का इलाका है, ये असल लाहौर ये नहीं है। फिर कौन सा असल लाहौर है? असल लाहौर वो कहते हैं कि इचरा है। एक तो ये बात है। दूसरा, 47 के बाद से लेके हमें पढ़ाया कुछ इस तरह से गया कि हम अपनी 2000 साल की तारीख से कट गए और हम ये समझते हैं कि लाहौर शायद शुरू ही से मुसलमानों का इलाका था। यहाँ जो आज के मुसलमान हैं, आज के रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने इस शहर को डेवलप किया और वो क्योंकि मटीरियल कल्चरल हिस्ट्री को भी उस तरह से ओन नहीं करते, ना जानते ही हैं। जानते नहीं, अगर जानेंगे तो ओन करेंगे। मसलन अंदरून यानी वॉल्ड सिटी के अंदर लोगों को नहीं इल्म कि यहाँ पे कितने मंदिर हैं, कितने जैन मंदिर थे, कितने गौशाले हैं, कहाँ कहाँ धर्मशाले थे, और या हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध या ज़रतुश्त के मानने वाले ये लोग कैसे रहा करते थे और कितना अरसा ये लोग रहे। हमने अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में हुआ, हमारे दरसी किताबों ने 47 के बाद से ये सिलसिला शुरू किया, तो हम अपनी सच्ची बात तो ये है कि मटीरियल कल्चरल हिस्ट्री जो 2 से 3000 साल पुरानी है उससे कटे हुए हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि लाहौर क्या है। अच्छा, आज जिस शहर में हम रहते हैं जिसे हम लाहौर कहते हैं, इसका स्टार्टिंग से असल में नाम लाहौर था या एक बात ये भी मशहूर है कि राम के बेटे लो की वजह से इसका नाम लाहौर? अच्छा हाँ, ये भी आई एम वेरी सॉरी टू से, मेरे जो भारतीय दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत नाराज़ होंगे बात सुन के। लेकिन टेक्निकली साइंटिफिकली इस बात को साबित या क्रोनोलॉजिकली इस बात को साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, नाम लाहौर ज़रूर है और लॉ ही से इसका नाम लोबा कोर्ट भी था, लोह कोर्ट भी था, लोहावर भी था, लेकिन जो भी था वो लोह के साथ ही शुरू होता था। लेकिन मसला है कि राम जी जब आए, ये बिफोर क्राइस्ट 12,233 बिफोर क्राइस्ट का वाक़या है राम जी का। लाहौर को अगर हम, इन्होंने 1952 में जब ट्रेस भी किया, जब इसे खोदा गया फोर्ट के अंदर, जब जो मजीद शेख कहते हैं, फोर्ट में जब 25 फुट नीचे तक खोदा गया और जो आसार निकले, जो कार्बन डेटिंग वगैरह इन्होंने की, उससे ये साबित होता है कि ये तकरीबन 3,000-2,500 साल पुराना शहर है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि लाहौर के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे राजा जंग, जैसे हड़प्पा, ये सब माउंट्स पे हैं और कहा जाता है कि जब यहाँ जब बहुत बड़ा एक सैलाब आया था जिसकी वजह से हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो तबाह हो गई थी। अगर आप हड़प्पा जाएँ तो आपको नकूश नज़र भी आते हैं, वो सैलाब के भी नकूश नज़र आते हैं, पानी जैसे होता है। तो लोगों ने अपने करीबी माउंट्स पे पनाह ली। लाहौर भी माउंट पे था, आपको पता है ना, वॉल्ड सिटी जो है एक बहुत बड़े माउंट पे है। हाँ, अगर आप कभी पानी वाला तालाब आप गए हो, जो वाटर रिजर्वॉयर है,
पानी वाला तालाब जो बिल्कुल टॉप पे है, वो 1883 में अंग्रेज़ों ने बनाया भी इसीलिए था कि वहाँ से पानी की तरसील नीचे की तरफ आती है, वरना उनसे पहले यहाँ हवेलियों में कुएं हुआ करते थे। लेकिन पानी वाला तालाब बनने के बाद अब भी आता है वैसे पानी, अब भी वो पानी की तरसील होती है वहाँ से। तो अगर आप अंदरून में जाएं भी वॉल सिटी में, तो आपको ऊंचा जाना पड़ता है, वो सड़कों पे चढ़ना पड़ता है, पानी भी खड़ा नहीं होता, पानी भी नीचे बह जाता है, निकल जाता है। तो ये माउंट पे लाहौर जैसे एक इस्टाब्लिश्ड फैक्ट है। ऐसे राजा जंग का इलाका है, वहाँ अब भी अगर आप खुदाई करते हैं कोई घर वर बनाने के लिए, तो आपको साजो सामान, जंगी आलात, जले हुए आलात, जली हुई चीज़ें आपको मिलती हैं राजा जंग में। तो ये था मामला कि लोग माउंट्स के ऊपर आके बसे। और ये लोग कौन थे? मतलब अगर देखा जाए कि 2000 साल पहले या 3000 साल पहले जो लाहौर के अंदर आबाद हुए, वो लोग कौन थे? लाहौर की नॉन हिस्ट्री हमें पता चलती है ह्यून सैंग से। अच्छा। ह्यून सैंग एक चीनी मॉन्क थे जो आए थे रैलिक्स इकट्ठी करने के लिए गौतम बुद्ध, और ये वाक़या तकरीबन 7वीं सदी का जब वो यहाँ आए। उनसे पहले हुन्स आ चुके थे। हुन्स यहाँ तबाही और बर्बादी, गंधारा की सिविलाइजेशन को बर्बाद कर चुके थे। बाद में ह्यून सैंग आए। ह्यून सैंग सियालकोट से, अब वो उनकी याददाश्तों में उनके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखा हुआ है, उनके एक स्टूडेंट ने उनके ऊपर किताब लिखी थी, उनकी याददाश्तों पे उनके सफ़रनामा समझ लीजिए जो लिखा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब वो सियालकोट से जालंधर जा रहे थे तो रास्ते में कहीं उनका काफ़िला लुट गया। अच्छा। जंगल में, जंगल था सारा, रास्ते में लुट गया और बेसर व सामानी के आलम वो एक जगह रुके। उस आबादी जहाँ चंद हज़ार घर थे, वो जो आबादी थी वो एक माउंट पे थी, और वहाँ बुद्धिस्ट, जैन और हिंदूज़, लेकिन ज़्यादा बड़ी आबादी जैन्स की थी, जैन्स और हिंदुओं की आबादी थी। वो लोग वहाँ रहने वाले थे। उन्होंने 1 महीने तक इन्हें होस्ट किया, अपने पास रखा, पहनने को कपड़े दिए, ज़रूरी सामान दिया, अच्छी तरह निगहदाश्त की, और उसके बाद इनके काफ़िले को जालंधर भेजा। यानी अब इसका मतलब है कि जालंधर भी नॉन सिटी था और पुराना शहर था, और सियालकोट तो था ही। अच्छा, वो आबादी जो उनके मुताबिक, वो जो आबादी थी माउंट पे, जो तमाम जो शवाहिद मिलते हैं वो लाहौर की थी। तो हमें पहला लाहौर का रेफरेंस मिलता है। बाकी अगर आप ये देखें तो अल बैरूनी कितना बड़ा मौरख था, कितना बड़ा ट्रैवल हिस्टोरियन था। उसने नंदना टीला में जेलम के पास छड़ी गाड़ी आके वो सितारों की गर्दिश से उसने ज़मीन के घेर की पैमाइश की और उसका कुतर दरियाफ्त किया, उसका मरकज़ दरियाफ्त किया, और नंदना टीला में छड़ी गाड़ी कि ये है वो ज़मीन के मरकज़। वो, लेकिन वो लाहौर का कहीं जिक्र नहीं करता। तो इसका मतलब है कि लाहौर जो लाइमलाइट में आया बहुत ज़्यादा, वो जाके हिंदू शाही ख़ानदान के दौर में, जब यहाँ राजा जयपाल मुसलसल लड़ाई कर रहे थे, पहले सुबुक्तगीन के साथ, फिर महमूद के साथ, और फिर महमूद के साथ उनकी जंग हुई बहुत सीधी, फिर उसके बाद उन्हें जौहर करना पड़ा। जौहर किया उन्होंने। ये जो मोरी गेट है, मोरी गेट के बाहर अपने आप को उन्होंने आग लगा के पवित्र किया, प्योरीफाई किया, कि वो बचा नहीं सके थे अपने शहर को। बाद में उनका बेटा आनंद आ गया। अब वो लोग जम्मू में सेटल्ड हैं, मतलब उनका जो ख़ानदान है, राजा जयपाल का जो ख़ानदान है, अब जम्मू में सेटल्ड है, जो उनकी लड़ी है। लेकिन वो ये 11वीं सदी की बात है सारी। अच्छा। जी, यहाँ सब कुछ हो रहा था। तो ये तो नॉन हिस्ट्री है कि यहाँ हिंदू, जैन और बुद्ध, ये लाहौर उनका इलाका था सारे का सारा। अच्छा, जब लाहौर जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट जो हैं उनका इलाका था, जो हिस्टोरियन आई भी, उन्होंने लाहौर को मुखातिब कैसे किया उस टाइम पे? देखिए, जैन के जो 28th गुरु थे, लोहाक्र्या 28th गुरु, यानी कि महावीर उनके पहले गुरु हैं, उनके जो आप समझ लें मैसेंजर या जो हैं उनके पेश 28 थे, लोहाक्र्या थे। वो लाहौर से थे, वो लाहौर से थे। और नो दाई सेल्फ, इक़रा, यानी कि पढ़ना, पहचानना अपने आप को, नो दाई सेल्फ, अपने आप को फ़तेह करना, यानी जी जो है संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है कंकर करना, फ़तेह करना अपने आप को, जीनिज़म। तो उनकी जो तालीम थी वो इल्म, बुर्दबारी और अहिंसा, यानी बिल्कुल पीस। वो इतने पीसफुल लोग थे और ऐसे अमन की तबलीग करते थे कि वो अगर सो रहे हैं किसी चारपाई पर जिसमें खटमल है तो वो चारपाई छोड़ देंगे। अच्छा। वो खटमल को कुछ नहीं कहेंगे। तो जैनिज़्म ने एक बीच वाला रास्ता अपनाया था। तो ये सब लोग यहाँ
लाहौर उनका शहर था और वो यहाँ बसते थे। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर हमें कोई आसार मिलते हैं कि उस वक्त में किस तरह के घर होते थे? एक्चुअली मड हाउसेस थे, मड हाउसेस थे, और मड हाउसेस तो एक ही जैसे होते हैं तकरीबन, उसमें कोई बहुत आलीशान किस्म की डबल ट्रिपल स्टोरी तो होती नहीं है। मड हाउसेस थे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे आपने सवाल किया था लाहौर के नाम से मुतालिक, हाँ। तो जो लौह का मंदिर है, जो हमें सबसे पुरानी इमारत मिलती है लाहौर के अंदर फोर्ट में, जिस पे अब काम भी हो रहा है, उसे कंजर्व भी किया जा रहा है। लौह का मंदिर ज़मीन के बहुत नीचे था। ऐसे हमें टिब्बी का जो शिवाला है वो भी हमें को 18 से 20 फीट नीचे मिलता है। अच्छा। मतलब वो बहुत नीचे मिलता है। बाद में खैर उसे ऊपर भी रणजीत सिंह के दौर में ऊपर उठा के उसे ग्राउंड लेवल पे किया। टिब्बी का शिवाला भी बहुत पुरानी इमारत है, यानी लाहौर की 7-8 पुरानी इमारतों में टिब्बी का शिवाला भी है और लौह का मंदिर भी है, और ये सब ज़मीन के नीचे थे। ऐसे ही आपको नीवी मस्जिद, अगर आप कभी गए हों, नीवी मस्जिद लोधी ख़ानदान की बनी हुई है, 25 फुट नीचे आपको जाना पड़ता है। अच्छा। जाने के लिए, और वो तो खैर अब उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बनाई हुई है। सीढ़ियों उतर के आप नीचे जाते हैं और आप ये समझ नहीं पाते कि पानी के निकास का इंतज़ाम कैसा है। यानी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का शानदार एक नमूना है, जो मुग़लों से पहले था, लोधी ख़ानदान में था। तो जो घर थे वो, क्योंकि जो जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, वो मड हाउसेस का दौर था। माउंट के ऊपर मड हाउसेस। हाँ, ये जो आपका किला है लाहौर का, ये भी पहले मड का बना हुआ था। वो तो अकबर के दौर में, और बाद में इसको फिर ब्रिक्स और ईंटों का बनाया गया। वो ईंटें आया करती थी यहाँ से, बुद्धू कावा से। बुद्धू कावा में ईंटें बनती थी, वहाँ से आती थी, और वो ईंटें इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये बहुत बाद की बात है, हम पुरानी बात कर रहे हैं जब मड हाउसेस थे। ऐसे ही अगर आप हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर, अब तो खैर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। दरिया तो वही है ना, इरावती, यानी कि रावी ही के किनारे आबाद थे सारे शहर। तो हालांकि लाहौर 2000 साल और वो 5000 साल पुरानी, 5500 साल पुरानी तहजीब है हड़प्पा की। लेकिन वहाँ भी आपको जो हाउसेस मिलते हैं, मड हाउसेस जो भी मिलते हैं, वो एक ही जैसे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में भी ऐसे ही है। वहाँ आपको कोई आलीशान और कम दर्जे के घर या बड़े दर्जे की या बहुत बड़े बड़े कासल्स और इमारतें ऐसे नहीं मिलती। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो लाहौर उस वक्त में किसी सल्तनत का हिस्सा था? नहीं, कोई, देखिए लाहौर पहली बार अगर कोई सल्तनत बनी है तो वो हिंदू डायनेस्टी, जो जयपाल और उससे पहले और उसके बाद, जयपाल के बाद, वो एक डायनेस्टिक गवर्नमेंट यहाँ लूजली वो रही। तो हिंदुस्तान पूरे में एक्चुअली कोई तस्वुर नहीं था किसी एक सल्तनत का। हाँ, एक ये ज़रूर था कि बहुत बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े राजवाड़े यहाँ मौजूद थे। लाहौर भी उनमें से एक था। अगर हम 2000 साल पहले की बात करें तो लाहौर को हम किधर से किधर तक देख सकते हैं? वॉल्ड सिटी को या इशरा को? हम ये कयास कर सकते हैं कि जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक माउंट पे, एक टीले पे पूरी आबादी थी, और क्योंकि सैलाब आ गया था तो सैलाब की वजह से जो करीबी टीले लोगों को मिले, उन पे जाके वो आबाद हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि लाहौर का एक टीला था, वो चंद 100 किलोमीटर का एक इलाका था, जो कि ज़ाहिर है एग्जैक्टली बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कितना था। मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं कि उसकी टोटल कितनी था, लेकिन मेरा ख्याल है कि चंद 100 किलोमीटर का वो इलाका था जिसमें, और आबादियाँ इकट्ठी हुई। अब आप कभी नॉर्दर्न साइड पे जाएं तो आप देखते हैं कि बहुत से पहाड़ खाली होते हैं, किसी एक पहाड़ पे बहुत से घर बने होते हैं। वो इसलिए कि वो जो नेचर की बेरहमी है, बाज़ औक़ात पत्थर का आना या सैलाब का आना, उनसे बचने के लिए, और फिर एक दूसरे के साथ क्योंकि ताउन करने के लिए, मिल बैठने के लिए, हंसी खुशी में शामिल होने के लिए, गम में शामिल होने के लिए, वो एक ही जगह घर बने होते हैं। तो उस ज़माने में प्लेन लैंड्स पे भी ऐसे ही था कि सैलाब से बचे, माउंट पे ठहरे और माउंट पे करीब करीब घर बने, इस तरह वो रहा करते थे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि माउंट के ऊपर जो लाहौर था, जो बस्तियां बनी हुई थी, वो अभी भी आसार हमें मिलते हैं वॉल्ड सिटी में। तो एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि पुराना लाहौर जो है वो इचरा में भी उसके आसार नज़र आते हैं, तो ये फिर इचरा वाली साइड पे कैसे गए? देखिए, इचरा में जो आबादी है जो थी, हम अगर ये कहते हैं कि इचरा दरअसल असल लाहौर है या पुराना लाहौर है, इस माउंट से भी पहले से, वो हम कहते हैं, जो मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ कॉमरेड तनवीर की किताब का जो उन्होंने लिखी है, वो ये कहते हैं कि हमारा सोर्स है रामायण या महाभारत। अच्छा।
और रामायण और महाभारत एक्चुअली दो कदीम किताबें तो यही है ना हमारे पास, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि महमूद बूटी जो हमारा इलाका है वहाँ पे कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। अच्छा। ये हमें इन्हीं किताबों से पता चलता है। इन देखना ही होता है ना कि आपके पास ऑथेंटिक और कदीम तरीन सोर्स कौन सा है। तो जो कदीम तरीन सोर्स है हमारे पास वो है या रामायण या महाभारत। उनके मुताबिक जो इचरे का इलाका है उसमें सियालकोट में एक राजा थे, राजा शल, जिन्होंने कला बनाया सियालकोट। उनके यहाँ दो बीवियाँ थी उनकी, एक का नाम था रानी इचरा और एक का नाम था रानी लूना। रानी इचरा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था पूरन। कुंडली जो निकाली गई तो ज्योतिषियों ने यह कहा कि आप 12 बरस तक अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखेंगे। उसकी क्या वजह? हाँ, उसकी वजह नज़र का लगना या क्योंकि वो खूबसूरत बहुत है, आप देखेंगे नहीं, मतलब उन्होंने राजा से कहा। तो राजा ने खैर कोई मसला नहीं था उसके लिए, उसने अलहदा से उनकी निगहदाश्त का इंतज़ाम कर दिया कि कहीं जो तरबियत होती रही। 12 बरस के बाद राजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि 12 बरस पूरे होंगे तो मैं पूरन की शक्ल देख, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ पूरन से। या पूरन ने ख्वाहिश जाहिर की। तो जब पूरन को देखा गया तो वो माशाल्लाह बड़ा वजी और खूबरू और बहुत ही ज़हीन फतीन किस्म का लड़का नज़र आया। तो राजा बहुत खुश हुए। उसने खैर अपनी माँ से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और पहले ये बल्कि सोचा कि मुझे अपनी सौतेली माँ यानी कि रानी लूना से मिलना चाहिए। अब वो पहले रानी लूना से मिलने के लिए गया। कहते हैं जो किस्सा है कि वो रानी लूना, उसकी सौतेली माँ उस पर फ़रेफ्ता हो गई। अच्छा। और वो उससे कुछ बदकारी करना चाहती थी, जो कि जाहिर है ये इस बच्चे ने अपने आप को छुड़वाया वहाँ से, उससे जान छुड़वाई और चला गया। और रानी लूना ने राजा शल को शिकायत कर दी पूरन की। राजा शल को गुस्सा आया कि इसे शायद घमंड है अपने हुस्न पे, अपनी वजाहत पे, और ये उसने उसे एक कुएं में लटका दिया। तो बहुत लंबे अरसे तक वो उस कुएं में लटका रहा। उसकी माँ रानी इचरा को इन्होंने भेज दिया, जलावतन कर दिया आप समझ लें। और जहाँ जलावतन किया उस ज़माने में ज़ाहिर है ये सब एक दूर उफ्तादा इलाका था सारे का सारा। अब सियालकोट का फ़र्क उस ज़माने में आप देख लीजिए लाहौर से। तो जिस जगह उसको भेजा गया, रानी इचरा ने जहाँ डेरा लगाया वो जगह इचरा बनी। एक तो ये बात रानी इचरा से। दूसरा, वहाँ से कुछ जोगी गुजर रहे थे, ये वही जोगी जो टिल्ला जोगियाँ वाले जोगी हैं। उन्होंने उसके रोने की आवाज़ सुनी बच्चे की, उसको निकाला बाहर, कुएं से बाहर निकाला। तो वो ज़ाहिर अपने साथ ले गए और वो जोगी बन गए और अपने आप को उन्होंने त्याग दिया ज़माने को। पूरन भगत और भगत बन गए। पूरन भगत फिर आए वापस सियालकोट। अच्छा। उसी इलाके में, अपने बाप के इलाके में। उन्हीं दिनों उनका वालिद और रानी लूना, जिनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, वो बच्चा हासिल करने के लिए कोई चढ़ावे चढ़ाने या उनसे मन्नत मांगने के लिए पूरन भगत ही के पास गए। तो पूरन ने उन्हें बताया कि मैं दरअसल वो बच्चा हूँ जिसको आपने कुएं में लटका दिया था, और अपनी बेगुनाही का एहसास दिलाया। तो जो कि हो, वो मान गई। ज़ाहिर है वो मान गई। हाँ, रानी लूना मान गई कि मेरी गलती थी, मैंने ये जुल्म किया था, जिसमें माफ़ कर दिया। और पूरन भगत फिर अपनी माँ से मिलने के लिए इचरा आए। तो रानी इचरा पहले ही यहाँ पे मौजूद थी, तो इचरा से ये नाम इचरा पड़ा। ये कॉमरेड ये कहानी लिखते हैं, और ये कहानी कॉमरेड नहीं लिखते, ये महाभारत से ली है उन्होंने कहानी। अच्छा। इसी तरह हमें वाक़या नज़र आता है रामायण में सीता और राम जी का। यानी आप कहते हैं ना राम के बेटे लौह ने बसाया था, जिसमें हमने कहा कि राम के बेटे लौह कैसे बसा सकते हैं। तो 12,230 क़ब्ल मसीह में राम यहाँ थे, जबकि लाहौर जो है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी करेंगे तो 3,300 साल पुराना इलाका होगा। तो लाहौर का नाम इतना कदीमी तो नहीं हो सकता कि राम के बेटे लौह के नाम पे रख दिया जाए। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। यानी लाहौर इतना पुराना शहर नहीं है जितना कि है राम जी की मौजूदगी इस दुनिया में या उस देवमालाई कहानियों में हमें मिलती है। इसी तरह रामायण में जो किस्सा है कि राम जी और सीता को रावण उठा के ले गए, और सीता के किरदार पे शक किया कि इतना अरसा वो रावण के पास रही हैं, तो जाहिर है उन्होंने कुछ जुल्म जिनसी तौर पे किया होगा उनके साथ। फिर उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई कष्ट भी किया कि उस पर चली भी, कोयलों पे भी चली और सब कुछ। और फिर सीता को उन्होंने और प्योरीफाई करने के लिए ज़माना त्याग के कहीं दूर निकल गई, दूर उफ्तादा इलाक़ों में। और जहाँ वो निकली वहाँ एक दरवेश थे वाल्मीकि,
और वो वाल्मीकि मंदिर भी वो कहते हैं जहाँ आके सीता रुकी, वो वाल्मीकि मंदिर भी अब तो हमें अनारकली में मिलता है ना वाल्मीकि मंदिर। कॉमरेड कहते हैं कि वाल्मीकि मंदिर भी वहीं था, इचरा ही में था। वो एक थड़ा सा होता था, वो थड़े को आहिस्ता आहिस्ता एग्रेंडाइज किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा उसको मंदिर की शक्ल दे दी। तो लेकिन रेफरेंस वही है, जो कॉमरेड का सोर्स है वो रेफरेंस वही है। इसलिए वो कहते हैं कि इचरा पुराना लाहौर है, और असल लाहौर है महाभारत और रामायण के किस्सों के हवाले से। उस वक्त में जैसे आपने बताया कि मंदिर बने, जैन के मंदिर या बुद्धिस्ट के जो मंदिर थे वो हमें मिलते हैं उस वक्त के? बुद्धिस्ट के मंदिर तो 1947 तक कोई एक बुद्धिस्ट मंदिर शालमी में था जो कि अब नहीं है, अब हमें नहीं मिलते। बुद्धिस्ट का मंदिर नहीं, बुद्धिस्ट का जो स्टूपा है वो हमने सुना है, उनके बारे में हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है। मजीद शेख साहब ने तो लिखा भी है कि वो मौजूद था, बहुत हद तक मौजूद था, 60s तक मौजूद था, लेकिन उसके बाद बुद्धिस्ट का नहीं। जैन के मंदिर तो अगर आप तहसील बाज़ार से गुजरे हैं, बल्कि ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हम लोग गुजर रहे थे, हमने पढ़ा हुआ था इस कहानी को कि जैन की बहुत सी यहाँ निशानियाँ हैं। तहसील बाज़ार से गुजरते हुए बाज़ार हकीमा की तरफ जब आप जा रहे होते हैं तो राइट साइड पे हमें एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत नज़र आई जिस पे बड़ी अच्छी एक तख्ती लगी हुई थी, उस साथ रेडी और गधा और पता नहीं क्या क्या बंधे हुए थे। हमने जाके उस तख्ती, हमारा क्योंकि टेक्निक ही हम जाके वो इमारतों की तख्तियाँ पढ़ते हैं, तो हमने उस तख्ती को पढ़ा तो पता चला कि वो जैन शादी हॉल था। वो किसी 1942 में वो इमारत बनी हुई थी। तो यानी अगर वो इमारत तो अब भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह 12 मंदिर थे जैनियों के यहाँ लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर दिगंबर मंदिर भी थे, श्वेतांबर मंदिर भी थे। दिगंबर वो लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, श्वेतांबर जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो दोनों के मंदिर थे, मुख्तलिफ मंदिर थे। अगर हम बात करें उन मंदिरों की तो वो हमें किधर किधर मिलते हैं, ताकि उससे हिसाब लगा सकें कि जैन की आबादी कहाँ कहाँ थी उस वक्त? जैन की ज़्यादा आबादी आपको शालमी में, जो किताबों में जो जिनका जिक्र मिलता है, शालमी में वो मंदिर थे ज़्यादातर, और वॉल सिटी के अंदर वो मंदिर थे। फिर लाहौर से बाहर पसरूर में थे मंदिर कुछ, और ज़्यादातर वॉल सिटी के अंदर हैं। फिर हमें यहाँ, ये तो खैर मॉडर्न मंदिर है ना, ये बहुत पुराने नहीं है, जैसे कि जैन मंदिर अनारकली बाज़ार में जो हमें मिलता है। ये इस तरह कुल मिला के ये 12 मंदिर थे। अच्छा, लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है, तो हज़रत दाता गंज बख्श लाहौर में कब आए, कैसे आए और कहाँ पर रहे? और एक बात, आए कहाँ से? गजनी से आए, महमूद के साथ आए और 11वीं सेंचुरी में आए। 1039 से 1093 तक उनका दौर है, तो पूरी 11वीं सदी है जिसमें महमूद भी, फिर मसूद भी यहाँ थे, और आनंद पॉल भी थे। यानी उन्होंने वो सारे अदवार देखे हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने। इनफैक्ट जो कहानी है वो ये कि उनके एक मुर्शिद थे जिन्होंने अचानक कहा कि आप लाहौर चले जाएँ। अच्छा। और अली हजवेरी बड़े रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि यहाँ पहले से एक बुज़ुर्ग मौजूद थे उन्हीं के सिलसिले के। तो वो बताते हैं कि लेकिन जब वो दाखिल हो रहे थे लाहौर में, तो उन बुज़ुर्ग का जो पहले से मौजूद थे, उनकी जो मैयत थी वो लेके जा रहे थे दफनाने के लिए। कि नहीं, वो उनके मुर्शिद को पहले पता चल गया कि वो क्या होने वाला, तो उनको पहले भेज दिया और ये यहाँ अगर वो चले गए। ये कहानी है जो कि मुख्तलिफ मौरख़ीन ने लिखी हुई है। तो 11वीं सदी आप समझ लीजिए हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की सदी है। और उसमें लाहौर में क्या क्या हुआ? उसमें तो बहुत कुछ हुआ। उसमें तो पहले तो महमूद और इनकी जंग हो चुकी थी, जयपाल की जंग हो चुकी थी, जयपाल ख़ुदकुशी कर चुका था। फिर जयपाल का बेटा आनंद आ गया था जो कि एक बड़ा करप्ट और बड़ा नाअहल और इंडोलेंट किस्म का बादशाह था। फिर यहाँ पर अय्याज़ आ गया था, अय्याज़ गवर्नर बन गया था। फिर अय्याज़ की हमें यहाँ, अय्याज़ की भी तो हमें खबर मिलती है नहीं, और लंबे अरसे तक फिर मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो गई थी। यानी वो ख़ानदान भाग गया था, जयपाल का जो ख़ानदान था वो कुछ अरसे बाद यहाँ से निकल गया था। हज़रत दाता गंज बख्श का जो मज़ार आज हम देखते हैं, ये कब बना? दाता गंज बख्श का देखिए कुछ ऐसे होते जैसे वो डेवलप होता गया आहिस्ता आहिस्ता। इस पर मैं निज़ामुद्दीन औलिया की मिसाल देता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र जब बनी तो बहुत से लोग नहीं जानते थे उन्हें, मतलब वही उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स वो कम ही लोग थे। बहुत जोक तो लोग आते नहीं थे। अभी डॉक्टर मुबारक अली को मैं कोट कर रहा हूँ। डॉक्टर मुबारक अली ने लिखा कि उन पे तो खाल ही कोई लोग आया करते थे, लेकिन अकबर ने
मन्नत मानने के लिए जब नंगे पाँव वहाँ गया अपने बेटे की पैदाइश के लिए, अकबर गया जब, तो उसके बाद से लोग, अकबर बादशाह था, अब वो पूरा हिंदुस्तान वहाँ जाना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर निज़ामुद्दीन औलिया को रिकग्निशन, ये नहीं कि निज़ामुद्दीन औलिया बड़े ही आदमी थे, लेकिन रिकग्निशन उस वक्त उन्हें मिली जब अकबर वहाँ गया उनके, तो आम लोगों के अंदर मकबूल वो तब हुए थे। दाता साहब का ऐसा नहीं था, दाता साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल थे मजहबी एतबार से भी, और इंस्पायर बहुत ज़्यादा एक ज़माने को किया उन्होंने। लेकिन आपको हैरत होगी सुन के कि दाता साहब की हो सकता है बिल्डिंग तो आहिस्ता आहिस्ता बनती रही, दाता साहब के बिल्डिंग में जो बिजली वगैरह या तज़ीन व आराइश का काम ज़्यादातर हिंदुओं ने किया। अच्छा। मेला राम ने, मेला राम अगर आप भाटी से अंदर जाएं तो जहाँ बाज़ार के मिड में लेफ़्ट साइड पे एक गली है, वहाँ मेला राम का घर है। अच्छा। उस गली में मेला राम वो आदमी थे जो ताजिर थे, लेकिन उन्होंने बोटेनिकल गार्डन के लिए ज़मीन, ये जो बोटेनिकल गार्डन लॉरेंस गार्डन के साथ यहाँ, और चिड़ियाघर की जो ज़मीन है वो सारी मेला राम ने ही दी थी लाहौर की इंतज़ामिया को, ये बोटेनिकल गार्डन बनाने के लिए या चिड़ियाघर बनाने के लिए। और वो सोशल वर्कर भी थे, ये सब लोग सोशल वर्कर थे। हिंदुओं में हमें, मुसलमान भी बहुत काम करते हैं, अब भी करते हैं, लेकिन हमें उस ज़माने के जो हिंदू लोग थे उनमें सोशल वर्क की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। मसलन ये मेला राम की जैसे मैं बात करूं, ये तो एक वाक़या था ना कि मेला राम के बेटे बीमार हुए और मौत के धाने पे आके खड़े हो गए, और उन्हें ख्वाब में दाता साहब मिले, हज़रत अली हजवेरी। तो उन्होंने बस ख्वाब में मिलने की देर थी कि उन्होंने कहा कि सब दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, और सहलाया और प्यार किया और चले गए, और वो बच्चे ठीक हो गए। ये एक ये कहानी है जो कि मारूफ है बहुत ज़्यादा, हर जगह लोगों ने लिखी हुई है। बच्चे ठीक हो गए उनके। मेला राम ने इस खुशी में और इस अक़ीदत में बिजली उनको मुहैया की और थोड़ी एग्रेंडाइजमेंट की उनके वो जो मकबरे की, श्राइन की। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको मेला राम, आपको कृपा राम, बाबू राम, गंगा राम, ये बहुत, दयाल सिंह, लाला लाजपत राय, गुलाब देवी हॉस्पिटल जो है वो लाला लाजपत राय ने बनाया हुआ है, जिनको अंग्रेज़ों ने लाठियाँ मार मार के मार दिया था साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पे, जिनके लिए फिर भगत सिंह ने इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स, जो उस ज़माने में DAV कॉलेज था, उसकी इमारत से वो एक कांस्टेबल को गोली मार दी थी। अच्छा। और उसके बाद फिर सुखदेव और ये लोग भागे। तो ये सब लोग सोशल वर्कर थे। ये जो लाहौर है, जो जदीद लाहौर है, ये तो हम पुराने लाहौर की बात कर रहे हैं, कदीम लाहौर की, जो जदीद लाहौर है वो हिंदू समाजी वर्कर्स ने, जो कि ताजिर थे, बसाया हुआ था। हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कौम को एक चीज़ पे लगाते हैं, लंगर खाने पे। लंगर के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो हिंदुओं को हम देखते हैं, उन्होंने इमारतें बनाई, उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया, उन्होंने कुल्हाड़ी दी लोगों के हाथों में कि जाके जंगल काट के लकड़ी काटो और अपने लिए सामान पैदा करो ज़िंदा रहने का, कमाने का। हमारा जो तबका है, जो हमारा मुसलमान जो तबका है, मैं तखसीस करना नहीं चाह रहा, लेकिन उमूमी तौर पे जो रवैया मिलता है वो ये मिलता है, खाना खवा दो, लंगर कायम कर दो। तो ये हिंदुओं में और इनमें फ़र्क था, जो कि होना ये चाहिए कि आप लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करें। करते हैं लोग, हमें सैयद बाबर अली जैसे लोग नज़र आते हैं, जिन्होंने अपनी हवेलियाँ, अपना सारा जो मता है वो एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी। वो लोगों को अब जानते हैं हम नक्श आर्ट गैलरी को? जी जी, देखिए मैंने, देखिए आपने, वो बच्चे जिन्हें फ़ाइन आर्ट्स में या NCA में दाखिला नहीं मिल रहा होता था, मुबारक हवेली जो उनकी वालिदा की हवेली थी, सैयद बाबर अली ने वो उनके लिए वक्फ कर दी। वहाँ बच्चों ने आके पढ़ना शुरू कर दिया, आर्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया, फ़ाइन आर्ट्स। वहाँ से जो फारिग तहसील बच्चे हैं उन्हें फिर NCA ने पिक करना शुरू किया। अच्छा, मतलब आप जो एक अनप्रिविलेज्ड तबका है उन्हें उठाएं, आपके पैसे का या आपके बहुत दौलत का, आपकी सरवत का, उनको मतलब इंसानों को फ़ायदा होगा तो आप पता चलेगा ना कि आपने कुछ किया है, वरना तो आप लंगर ही खिलाते रहेंगे। लाहौर में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहली हुकूमत किसकी मिलती है?
पहली हुकूमत तो हमें अगर मुनज़्ज़म हुकूमत तो फिर राजा जयपाल की मिलती है ना, हिंदू शाही ख़ानदान था। उसके बाद फिर यहाँ महमूद और तुर्क और सलातीन और फिर मुग़ल्स, फिर सिख और ब्रिटिश और फिर आज हम बैठे हुए हैं। ये तो ऐसे सिलसिला चलता है। और हुकूमत का अगर मरकज़ देखें तो वो भी वॉल्ड सिटी। हाँ, हमेशा से वॉल्ड सिटी ही था, क्योंकि कला था ना, जिसके पास कला था वो उसी की हुकूमत हुआ करती थी। जो और कला का यूज़ क्या होता था उस टाइम पे? कला बहुत ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। यानी शुरू में तो मैंने बताया ना कि वो एक कच्ची मट्टी का कला था, और उसके बाद फिर वहाँ, उससे भी पहले वहाँ लौह का मंदिर था। लौह के मंदिर के बाद कच्ची मट्टी का कला डेवलप हुआ। उसके बाद वहाँ आहिस्ता आहिस्ता पक्की ब्रिक बड़ी फसील बनी, दरवाजे लगे। ये सारा मुग़ल दौर में हुआ। फिर मुग़लों के अंदर फिर ज़्यादा इमारतें इसके अंदर बनाई गई। मसलन शीश महल वगैरह बनाए गए, दीवान आम बनाया गया, दीवान ख़ास बनाया गया। शाहजहां जहाँ पैदा हुआ वो दीवान आम की बैक साइड पे वो जो इमारत है वहाँ शाहजहां पैदा हुआ था। फिर यहाँ शाही हमाम वगैरह सब कुछ, क्योंकि एक शहर था छोटा सा। आप ये समझ लीजिए, कला जो है वो शहर था। जो राजे महाराजे और बादशाह वो सब यहीं रहा करते थे। लेकिन जो राजा जयपाल ने ख़ुदकुशी की आके बाहर, मोरी गेट के बाहर, उससे ये भी इम्कान है कि वो राजा जयपाल हो सकते हैं कि किले से बाहर कहीं रहता हो, या किले के बाद बाहर तक तो ये सारा एक वीरान इलाका ही हुआ करता था ना, जंगल था सारा, और यहाँ से रावी गुजरा करती थी। तो उसने चुना इसके लिए हो। लेकिन बाहर जिसके पास कला था, जो हुक्मरान था, वो किले में ही रहा करते थे। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था मंगोलों का। मंगोलों ने लाहौर पर हमला किया, लाहौर पर कब्ज़ा क्यों नहीं किया? चंगेज़ खान, आपको याद होगा कि वो एक ख़ारज़मी प्रिंस का पीछा करते हुए दरियाए अटक तक आए थे, और फिर सिंध के अंदर उसने अपना घोड़ा डाल दिया और वो निकल गया। वो चंगेज़ खान वापस नहीं चला गया था। चंगेज़ खान ने अपने 2 सिपाहियों को, जर्नैलों को, नोयान को और भेज दिया था। वो दोनों पीछा करते हुए आ गए, और आने के बाद ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करना था। वो शहज़ादा तो निकल गया ख़ारज़मी। ये लोग चले गए मुल्तान। मुल्तान जाके उन्होंने मुहासरा कर लिया मुल्तान का। लेकिन ये मौसम से बेखबर थे कि मुल्तान में जब गर्मी का वक्त आता है तो शदीद गर्मी होती है। शदीद गर्मी में जब वो मुल्तान में बिल्कुल जब मग़लूब होने वाले थे मुल्तानी, तो ये मुहासरा छोड़ के चले गए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये हिंदू कुश के पहाड़ों में कहीं जाके उन्होंने पनाह ली। वहाँ से फिर ये कुछ अरसे बाद दोबारा निकले। उस ज़माने में एक्चुअली यहाँ बहुत अफरा तफरी का आलम था, क्योंकि आपको याद होगा रज़िया सुल्तान की वफ़ात हो चुकी थी, और इनके एक दिल्ली में इक़्तिदार की जंग जारी थी। लाहौर भी उसी के ज़ेर नगीं था। तो उस वक्त भी वो लाहौर पे हमला करने नहीं आए थे। अच्छा। उस वक्त भी वो एक्चुअली हमला करने के लिए मुल्तान ही गए थे। लेकिन नासिरुद्दीन क़बाचा की हुकूमत थी, जो कि पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था लड़ाई करने की। इसलिए मंगोलों ने बेहतर ये समझा कि लड़ाई ना की जाए, तो वो वहाँ से निकले। लेकिन ज़ाहिर है उस ज़माने में माले गनीमत और जो बूटी थी उसी से गुजारा होना था। जाते जाते उन्हें लाहौर नज़र आया कि लाहौर पे हम हमला कर सकते हैं। अच्छा। और लाहौर थोड़ा अनगार्डेड भी था उस वक्त, क्योंकि लाहौर पे हुकूमती एक तुर्क गवर्नर था इनका, इख्तियारुद्दीन कराकश, जो कि बहुत ही करप्ट और बहुत ही नाअहल किस्म के। ये बाहर से जो लोग आए थे, इनकी कोई ज़्यादा वाबस्तगी तो होती नहीं थी। लूटो फूटो वाली पॉलिसी थी उस वक्त भी। तो इन्होंने हमला किया मंगोलों ने, और मंगोलों का मकसद भी कोई लाहौर को लूट मार करके बूटी इकट्ठी करना था, कोई हाँ कोई इंतज़ाम इसराम कायम करना उनका मकसद नहीं था। लेकिन हुआ उनके, इख्तियारुद्दीन कराकश तो रातों रात भाग गए। वो तो एक कब्र के अंदर सोने चांदी दफन करके चले गए थे दिल्ली की तरफ। लाहौरी उठे सुबह, हमने पहले भी ये किसी पॉडकास्ट में वाक़या इसका जिक्र किया हुआ है, क्योंकि मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा हुआ है, और 20 साल बाद लिखा है इस वाक़े के, 1241 के 20 साल बाद, कि लाहौरियों ने फिर लड़ाई की बहुत दिल लगा के। एग्जेजरेट बहुत किया गया है कि 40,000 मंगोलों को मार दिया, 8-10,000 घोड़े मार दिए और उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। तो ये है। लेकिन हुआ ये था कि गखड़ों ने अटैक कर दिया था। गखड़ लूट मार करने के लिए लाहौर के अंदर घुस आए थे, जिसने बहुत बर्बाद किया था लाहौर को। तो मंगोल, क्योंकि वो जो थे, वो जो सिपाही जो अपने वो लेके आए थे, वो लूट मार करने के लिए आए थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने के लिए नहीं आए थे। वो हर एक का काम भी नहीं होता है। देखिए उस ज़माने के सिविलाइज्ड या साहिब सरबत या जो एक रिच एक तहजीब हुआ करती थी,
उस पर अटैक करके उनकी औरतों को और उनके जो तजारती सामान था उसको लूट के और गला और ये वे सब इकट्ठा करके, ये आम रिवाज था। तो वो ये लोग यही करते थे। ये बहुत कम लोग थे जो आके इंतज़ाम और एडमिनिस्ट्रेशन कायम करें। ये तो हम मुग़लों में हमने देखा है, बाबर ने आके शुरू किया ये सिलसिला। राजपूतों में हम देखें तो राजपूतों के हाँ लाहौर की क्या वैल्यू थी? हिंदू शाही ख़ानदान एक्चुअली राजपूत ख़ानदान था, तो लाहौर तो उनका इलाका था। उन्होंने तो लाहौर के लिए, मैंने बताया ना कि जब वो लाहौर को डिफेंड नहीं कर सके थे राजपूत, तो जौहर कर लिया था राजा जयपाल ने, आग लगा ली थी खुद को। तो इसका मतलब है कि वो इस हद तक अटैचमेंट थी उनकी। मसूद ने या महमूद ने या किसी और ने तो आग नहीं लगानी थी अपने आप को, ना उन्हें कोई इस इलाके से गर्ज थी, वो तो लूट मार करने के लिए आया करते थे। मुग़लों से पहले लाहौर में मुसलमानों का क्या किरदार था? एक तो हम बात कर रहे हैं ना 13वीं सदी की, जिसमें तुर्क ख़ानदान थे, जैसे कि इख्तियारुद्दीन कराकश की बात की, वो तो बहुत ज़्यादा कोई रोबस्ट करने वाला कोई दौर नहीं था। लेकिन फिर हम सलातीन की हुकूमत देखते हैं। सलातीन में कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़बरदस्त आदमी थे जो अमन कायम कर चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घोड़े से गिर के लाहौर में चौगान खेलते हुए फौत हो गए, जहाँ पे उनका मकबरा भी है जहाँ वो फौत हुए थे। और ख़ानदान ग़ुलामा से पहले हमें गौरी और तुगलक नज़र आते हैं। उन सब लोगों ने भी लाहौर, देखिए लाहौर को एग्रेंडाइज या लाहौर में इमारतें बनाना या लाहौर को एक बड़ा शहर बनाना, तामीरात करना, वो ना गौरियों ने की, ना तुगलक ने की, ना इवन ख़ानदान ग़ुलामा के पास तो कोई ऐसा टाइम भी नहीं मिला उन्हें कि वो कर सकें। हाँ, यही बहुत बड़ी बात थी कि अगर वो लाहौर को बैरूनी हमलों से बचा सकते थे, क्योंकि लाहौर बार बार लुटता था। ताख्त व ताराज जो दिल्ली भी हमला करने जाता था वो लाहौर भी अटैक कर दिया करता था, क्योंकि लाहौर रास्ते में दरमियान में आता था बिल्कुल उसके। तो जो लाहौर को बचा सकते थे, जब अमन का दौर होता था लाहौरियों के लिए, वही बहुत बड़ी खुशी की बात थी। हाँ, लेकिन ये क्रेडिट मुग़लों का है कि उन्होंने लाहौर को एक इम्पीरियल सिटी बनाया, उन्होंने यहाँ तामीरात बहुत ज़बरदस्त की। मुग़लों ने लाहौर में अपनी सल्तनत कब कायम की? एक्चुअली तो फतेहपुर सीकरी उनका दारुल हुकूमत था अकबर का। उसके बाद अकबर ने ही किले को तामीर किया और किले में आके बैठना शुरू किया। फिर वॉल्ड सिटी हम देखते हैं उन्होंने बनाई, लेकिन जो ज़्यादा तामीरात हैं वो हमें शाहजहां और जहांगीर के दौर में नज़र आती हैं। ये दरवाजे जो हैं हमें अकबर के दौर में मिलते हैं। ये अकबर के दौर में बने हुए थे। ये दरवाजे एक्चुअली अकबर के दौर में बने थे, बाद में फिर ब्रिटिश दौर में उखाड़ भी लिए गए सारे के सारे, फिर दोबारा कुछ बनाए कुछ नहीं बनाए। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा कारनामा था फसील। लाहौर में सिख मत का आगाज़ कब होता है? सिख मत का आगाज़ तो बाबा गुरु नानक देव जी पैदा ही लाहौर के करीब शेखुपुरा में हुए हैं। जन्म स्थान आपके सामने यही है हनन खाना साहब में। तो बाबा जी तो अर्ली एज में ही ज़ाहिर है बहुत बरगुज़ीदा आदमी थे। उन्होंने बाकायदा तो सिख मत का आगाज़ नहीं किया, लेकिन उनकी तालीमात की बुनियाद पे सिखिज़म का आगाज़ हुआ। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि उनका सियासी चेहरा सिखिज़म का कैसे, सिख मत का सामने आया। लाहौर में सिख कब आबाद हुए? 1752 में मुग़ल जा चुके थे यहाँ से। अच्छा। कमज़ोर, क्योंकि 1739 में नादिर शाह के हमले के बाद तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। 1752 में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई थी, यहाँ सिख मिसलें आ गई थी। और 1765 तक, यानी कि मिड 18th सेंचुरी आप समझ लीजिए, 1765 तक सिख मिसलों की, यानी यहाँ लाहौर में भंगी मिसल थे, अमृतसर में भंगी मिसल थे, सक्कर चाकिया मिसल थी या कन्हैया मिसल थी, ये मिसलों की हुकूमत थी। और लोग मिसलें ही, दुआबों के अंदर जो मिसलें थी वही हुकूमत करती थी। ये 1799 तक रहे। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह महाराजा बन गए। अच्छा। तो वो सारी मिसलें फिर वो लाहौर में आ गए। फिर लाहौर में बाकायदा दरबार लग गया रंजीत सिंह का और हुकूमत कायम हो गई। यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप समझना चाहें, सेंट्रल गवर्नमेंट लाहौर के अंदर 1799 में कायम हुई सिखों की, रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह। बिल्कुल। बाबा गुरु नानक क्या लाहौर में रहे? बाबा जी लाहौर में तो नहीं रहे, लेकिन लाहौर के पास अब जो इलाका है, एक बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड, उसके पास एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा संगत साहब। गुरुद्वारा अनफॉर्चुनेटली ख़राब हालत में है। वो जगह जहाँ पे बाबा जी ने क़याम किया था। फिर लाहौर से ज़रा सा आगे राजा जंग की तरफ अगर आप निकलें तो आपको राम थम्मन का गुरुद्वारा मिलता है। वो जो राम थम्मन है वो बाबा जी के कज़न थे। अच्छा। वहाँ भी बाबा जी ने क़याम किया। बाबा जी ने ट्रैवल बहुत किया, तो जहाँ जहाँ ट्रैवल किया वहाँ वो रहे।
अगर आप समझ रहे हैं कि लाहौर वॉल्ड सिटी में रहे तो वॉल्ड सिटी में कभी नहीं आए। लाहौर में एक बुज़ुर्ग बहुत मशहूर थे, हज़रत मियाँ मीर, उनकी दोस्ती भी थी अर्जुन देव जी से, तो उनकी कहानी क्या है? बड़ी ज़बरदस्त कहानी है वो। अर्जुन देव जी आपको पता है कि चौथे गुरु थे। अर्जुन देव जी वो हैं जिन्होंने ग्रंथ साहब की तालीफ़ की है, कंपाइल किया है इसको। फिर अर्जुन देव जी वही हैं जिनका सुनहरी मस्जिद के पीछे एक बाग बसाया हुआ था। उनकी मड़ी भी हमें यहीं मिलती है अर्जुन देव जी की। इनफैक्ट जहाँ उनकी मड़ी है, जहाँ वो समाधि है उनकी, ये यहाँ से दरिया गुजरा करता था। अच्छा। अर्जुन देव जी ने शहज़ादा खसरो, हक़ सच की बात करने वाले लोग थे, तो शहज़ादा खसरो जो कि जहांगीर का बेटा था उसका साथ दिया था इक़्तिदार हासिल करने के लिए, क्योंकि उसे दुरुस्त या हक़ पे समझते थे। लेकिन जहांगीर बादशाह था, उसने ये जो उनकी दोस्ती थी या जो ताल्लुक़ था या उनका जो साथ देना था, उसे एक आँख नहीं भाया। उसने अर्जुन देव जी को कैद कर लिया। अच्छा। अज़ियतें दी। अर्जुन देव जी की दोस्ती थी हज़रत मियाँ मीर से और छज्जू भगत से। छज्जू भगत वही है जिनका हमें वो बैठने की एक जगह जो उनका चौबारा है, वो म्यू हॉस्पिटल के अंदर मिलता है। और ये वही छज्जू भगत हैं जिनके चौबारे के बारे में, इनका चौबारा पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनके बारे में कहा जाता था जो मज़ा छज्जू दे चुबारे और ना बल्ख ना बुखारे। ये वो छज्जू भगत भी दरअसल भगत थे बहुत बड़े। वो हम उस तरफ आएंगे, लेकिन हज़रत मियाँ मीर और अर्जुन देव जी ही वो गुरु हैं जिन्होंने हज़रत मियाँ मीर से संग बुनियाद रखवाया था गोल्डन टेम्पल का अमृतसर में। तो ये आप टॉलरेंस और एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करने का और दोस्ती का मेयारात आप देख सकते हैं। अब जहाँ अर्जुन देव जी को कैद किया गया था वो जगह थी लाल खूह। मोची दरवाजे में आप दाखिल हों तो आपको एक मिठाई की दुकान नज़र आती है, रफ़ीक स्वीट्स, बड़ी मशहूर। उनके लाल खूह की मिठाई पूरे लाहौर से मशहूर है। वो लाल खूह एक छोटा सा रह गया, बाकी उसके ऊपर लाल रंग का पेंट भी किया हुआ, बीच में एक दरख्त भी है। एक्चुअली वो बहुत बड़ी जगह थी जहाँ ज़ाहिर कुआं भी था जिसको लाल खूह कहते थे, वहाँ उन्हें रखा हुआ था। अब कहानी कुछ यूँ है कि हज़रत मियाँ मीर वहाँ जाया करते थे और मिठाई लेके जाया करते या किसी से ख़रीद दिया करते थे। मिठाई अंदर दिया करते थे खाने के लिए अर्जुन देव जी को, क्योंकि वो ज़ाहिर भूखा भी रखता था, अजियत भी देता था, ज़ेर अताब थे बहुत ज़्यादा। हज़रत मियाँ मीर और छज्जू भगत ने बहुत कोशिश भी की किसी तरीके से अर्जुन देव जी को ये जान खलासी हो जाए, छोड़ दे जहांगीर, लेकिन खैर जुल्म है, तो मिठाई दिया करते थे। जब अजियत बहुत ज़्यादा देनी शुरू की, बहुत ज़्यादा बढ़ गई अजियत, तो बहरहाल एक दिन अर्जुन देव जी ड्रावी में उतरे और फिर वापस नहीं आए कभी। अच्छा। ये वो जगह जहाँ उनकी महाराजा रंजीत सिंह की जो बड़ी है ना, उसके साथ ही जो गुरुद्वारा है और उसी में वो जगह है अर्जुन देव जी जहाँ रावी में उतरे थे और फिर वापस नहीं आए, ये वो जगह है। जहांगीर के जुल्म की अगर बात करें तो उसने अपने बेटे खुसरू उसको अंधा भी करवा दिया था। हाँ, अंधा बिल्कुल करवा दिया था, मार दिया था। क्योंकि उसकी रीज़न क्या थी? वो रीज़न ये कि इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना चाह रहा था खुसरो। वो जहांगीर की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करता था, तो इसीलिए तो जब अर्जुन देव जी ने उसका साथ दिया तो अर्जुन देव जी भी उसके ज़ेरे ताब आ गए। दरियाए रावी की भी अभी हमने बात की। दरियाए रावी उस वक्त कहाँ तक था? खिजरी गेट आपने देखा है, जिसको अब शेरांवाला गेट कहते हैं। इसको शेरांवाला गेट रंजीत सिंह के दौर में कहलवाना शुरू किया उसने, क्योंकि उसने बाहर 2 शेर रखे हुए थे जिससे वो शेरांवाला गेट कहलवाना शुरू हो गया, वरना ये खिजरी गेट था। हज़रत खिज़र रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम, जो कि हज़रत खिज़र वो थे जो हज़रत मूसा के दौर में थे। अच्छा। तो उनकी मुनासबत से खिजरी गेट, क्योंकि खिजरी गेट के साथ रावी टकराता था और यहाँ से फिर निकल के वो आगे तक पंजरत की तरफ, मतलब पूरे पंजाब से गुजरता हुआ, जिसमें बीच में हड़प्पा और दूसरे इलाके भी आते थे। इसी एरावती के साथ साथ तो ये सारी तहजीबें आबाद थी। और रावी का पुराना नाम क्या था? एरावती। अच्छा। एरावती रावी का पुराना नाम है, एरावती। ये ग्रीक दौर में एरावती नाम था इसका। और ये भी सच है कि क्या रावी के ज़रिए मुग़ल औरतें जो हैं वो सिंध में गई थी? हाँ, देखिए अकबर की कुछ औरतों के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने लकड़ी, ये मैं एक्चुअली ये फिर वही बात है कि ये BBC की एक कहानी है, आर्टिकल है जिसमें बहुत तफसील से उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कोई बहुत मुस्तरद किताबों में इसका तज़किरा नहीं मिलता और मैं लॉजिकली इसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि दरिया तो बहता था और वो जाता था ज़ाहिर है पंजरत और आगे आप
आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले पहले कोई पुल नहीं होता था, तो हम लोग सक्खर के साथ कनेक्टेड नहीं थे। वो तो पुल के ज़रिए ही हम बहावलपुर और सक्खर के साथ कनेक्ट हुए, वरना तो पानी ही का एक रास्ता था जो कि बहिरा अरब तक जाता था। अब कहा यह जाता है कि लकड़ी की बड़ी बड़ी कश्तियाँ बना के मुग़लों के दौर में उनकी जो औरतें वो हज करने भी गई थी। यानी अकबर की माँ के बारे में भी कहते हैं कि हज करने गई थी, रावी से गई थी, रावी से फिर वो सिंध और फिर कराची तक और फिर बहिरा अरब और बहिरा अरब से फिर आगे मिडल ईस्ट तक वो गई पहुँची। लेकिन मुझे किसी मुस्तरद किताब में इसका जिक्र नहीं मिलता। अगर हम बात करें, हमारे अक्सर सुनने में आता है कि शाही किला के अंदर से हमें सुरंगें मिल गई जो दिल्ली तक जाती हैं, ऐसा कुछ है? कोई लाहौर के अंदर सुरंग है? अच्छा, शाही किला की एक तो बड़ी अच्छी बात है कि शाही किला में बहुत पिछले दिनों में काम हुआ है, पिछले 20 बरसों में बहुत काम हुआ है। खड़क सिंह की हवेली के पीछे दरियाफ्त हुआ है शाही हमाम, उस पे वो सारे ईरानी पिचीकारी, काशीकारी और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस ये वे सब कुछ वैसे बने हुए, बड़ा खूबसूरत है वो सारे का सारा। स्वाना बात लेने का जो इंतज़ाम है, जैसे कि शाही हमाम में मिलता है दिल्ली दरवाजे में, ऐसे ही आपको फोर्ट में मिलता है। तो अच्छा, बेसमेंट भी है। उस बेसमेंट के बारे में बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं कि वहाँ कोई टॉर्चर सेल भी हुआ करते थे, कोई बुज़ुर्ग भी दफन है, वो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। और बेसमेंट जो है वो बेसमेंट ही थी, वो ऐसा नहीं था कि यहाँ से आप दिल्ली तक चले जाएं या किसी और जगह, क्योंकि आपके पास मुग़लों के पास डायनामाइट का कोई इंतज़ाम नहीं था। डायनामाइट के बगैर आप नहीं बना सकते सुरंग नहीं बना सकते, बहुत लंबी सुरंग नहीं बना सकते, थोड़ी बहुत आप बेसमेंट तो बना सकते। तो बेसमेंट है लाहौर में। अच्छा। ऐसी बातें हमें एक्चुअली जब शाहजहां यहाँ से जा रहे थे लाहौर से, तो नकूश वालों ने ये छापा कि शाहजहां एक लाहौर से एक सुरंग में से निकले और रावी पे पहुँचे और वहाँ से कहीं आगे निकल गए। ये नकूश जो हालांकि बड़ा अच्छा अदबी रिसाला था, उन्होंने पता नहीं क्यों ये छापा, जिसकी वजह से ये गलत फहमी पैदा हुई। ऐसे ही हमें, आपको याद होगा शाह शुजा की हमने बात की थी। शाह शुजा ने अपनी वाक़यात शाह शुजा में लिखा कि जी मैंने वो बड़ी मुश्किल से एक सुरंग बनाई और वहाँ से निकल के और मैं पहुँच गया रावी, वहाँ मेरे 2 लोग खड़े थे, वहाँ भाग गया। ये झूठ है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो इसलिए कोई सुरंग वगैरह नहीं है। अभी भी ऐसी बहुत सी बात है कि शालामार से सुरंग निकलती थी और वो आ जाते, किले तक आ जाया करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और क्या किले के अंदर कोई खजाने भी दफन है? नहीं, या कभी मिले? नहीं, कोई ख़जाने नहीं मिले। हाँ, मैंने बताया ना, जब इन्होंने 1952 में कार्बन डेटिंग वगैरह की, खुदाई की, जो कि मजीद शेख लिखते हैं, कार्बन डेटिंग पता नहीं की कि नहीं की, लेकिन खुदाई की बहरहाल। तो उसमें से जो इनको जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो म्यूज़ियम में पड़े भी हुए हैं, वो उन आर्टिफैक्ट्स की बुनियाद पे या उनकी बुनियाद पे ये इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि 3300 साल पुराना हो सकता है ये शहर। ये मजीद शेख साहब के मुताबिक कोई ऐसे ख़जाने नहीं मिले कि सोने जवाहरात मिल जाए। लाहौर को जिंदा दिलाने लाहौर क्यों कहा जाता है? बिल्कुल ठीक कहा जाता है। एक बात तो यह है कि क्योंकि लाहौर, वजह क्या है? लाहौर हिस्ट्री में जब भी ताख्त व ताराज हुआ है, लुटा फिटा है, आप ये देखेंगे कि लाहौरियों ने उस वक्त भी रिक्रिएशन का, तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने बसंत भी मनाई, उन्होंने लोहड़ी भी मनाई, उन्होंने दिवाली भी मनाई, उन्होंने कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं था जो, मतलब एक जंग ज़दा इलाका, तो अपने आप में अज़ीज़ रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप खो दिए होते हैं, औरतें बड़ा जुल्म सह चुकी होती हैं, आप लुट पिट चुके होते हैं, इमारतें आग लगा दिया करते थे, वो बड़ा मतलब एक जंग में जो कुछ हो सकता है वो होता था। उसके बावजूद जब भी फेस्टिवल्स आए हैं, ये हिस्ट्री बताती है, लाहौरियों ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया फिर, और आज भी। इसकी मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ आज के ज़माने से, आपके तो सामने की बात है कि हम डिफ़ॉल्ट के थाने पे खड़े हुए थे, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के थाने पे, और उस दिन मुझे याद है अच्छी तरह सब खबरें आ रही थी कि डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा है, ये टल जाएगा। और एन उस दिन एक कॉफ़ी की बनाने वाली एक कंपनी जो टिम हॉर्टन्स, वो लाहौर आई। आपने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब एक दिन में सबसे ज़्यादा बिज़नेस अगर टिम हॉर्टन्स ने किया तो उसने लाहौर में किया था। तो लाहौरियों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई डिफ़ॉल्ट होता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई ताख्त व तराज होता है, कोई जंग लगी है कि नहीं लगी, और उन्होंने एंजॉय करना है।
उनका बुनियादी मकसद है वो ज़िंदगी को एंजॉय करना है, और ये हकीकत है। माधू लाल हुसैन, उनकी कहानी क्या है? देखिए, ये अब फिर मैं जो हज़रत शाह हुसैन के जो मानने वाले हैं, वो ज़ाहिर है मानने वाले से बुरा दिया कि हम भी उनके मानने वाले हैं, लेकिन जो लोग कोई एक मिथिकल कैरेक्टर बना लेते हैं या कोई ऐसी कहानी डेवलप कर लेते हैं सुनी सुनाई, और फिर अकीदत उसके साथ वाबस्ता कर देते हैं, उसको रिजेक्ट करना या उसको रिफ्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं उनसे मासरत के साथ ये कहूँगा कि हज़रत शाह हुसैन का बहुत शानदार कलाम है, सारे का सारा वो कलाम उनके वहाँ लिखा भी हुआ है, किताबें भी मौजूद हैं, सब कुछ है। हज़रत शाह हुसैन ने कहीं भी माधु का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है? या हज़रत शाह हुसैन के दौर के मौरख़ीन ने कभी माधु का कोई जिक्र नहीं किया। मतलब जो तवारीख़ लिखी गई है उस ज़माने में, उनमें भी कहीं आपको कोई ऐसा तज़किरा नहीं मिलता माधु का। और जबकि सुनी सुनाई कहानियों की बुनियाद पे हमें पता चलता है कि उन्होंने माधु उनके पास आया, वो गंगा स्नान करने के लिए जाना था, तो उन्होंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, और उन्होंने कहा तुम आंखें बंद करो, और माधु वो स्नान करने चला गया, और फिर माधु वापस भी आ गया। अब आप जाते हैं तो माधु की कब्र भी बनी हुई है हज़रत शाह हुसैन की कब्र के साथ ही। अब वो तो लिखना ही है ना, बस लिख दिया किसी ने माधु लाल हुसैन, क्योंकि वो सुनते जो आ रहे थे। लेकिन तारीख़ को पढ़ने का तरीका ये है कि आप इर्द गिर्द के तमाम लोगों से कंफर्म करते हैं कि उस ज़माने में, अब कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने माधु के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। दोस्ती के बारे में, मोहब्बत के बारे में, ताल्लुक़ के बारे में, या उनकी अक़ीदत के बारे में माधु की, शाह हुसैन को कुछ तो लिखना चाहिए था, या उस दौर के जो ऑथेंटिक मौरख़ीन हैं उन्हें लिखना चाहिए था, जो उनसे मिले हुए हैं, जो उनके बारे में। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। लाहौर को सबसे ज़्यादा अपनाया किसने, सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसने की लाहौर से? अगर आप जदीद लाहौर की बात करते हैं तो मैं समझूंगा कि गंगाराम, सर गंगाराम। देखिए, सर गंगाराम ने यहाँ आश्रम बनाए, बेवा और मजबूर और महरूम ख़वातीन के लिए घर बनाए, आश्रम बनाए, जो हमें नज़र भी आते हैं, रावी रोड पे भी नज़र आते हैं, मॉल रोड पे भी नज़र आते हैं। बड़ा खूबसूरत आश्रम है, जहाँ जिसके पीछे अमृता शेरगिल भी रहा करती थी। वो उस जैसी बिल्डिंग आज भी लाहौर में नहीं है जो उन्होंने बनवाई। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें कहा गया कि जी हमें कॉलेज बनाना है और हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, ये कॉलेज बनाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी बिल्डिंग नहीं है, तो उन्होंने अपने घर की चाबियां लाके सामने रख दी कि आप बिल्डिंग बनाएं, कॉलेज शुरू करें। और वो कौन सा है? हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, वो उनका घर था? हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स दरअसल गंगाराम, सर गंगाराम का घर था, जिसकी चाबियां उन्होंने इंतज़ामिया को दी कि आप कॉलेज शुरू करें। फिर आपका मॉल टाउन पूरा डिज़ाइन करना, वो तो खैर सही है, लेकिन ये जो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, उनके अपलिफ्ट के लिए एक बेहतर, जो ज़्यादा कल्चर्ड और एजुकेटेड और स्किल्ड लोग पैदा करने के लिए अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया तो वो सबसे ज़्यादा सर गंगाराम ने किया। अच्छा। और उनके साथ जो बाबू राम थे, जो कि इंजीनियर थे बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने सब ये नक्शे वगैरह बनाए हुए हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर जैसे मैंने बताया कि मेला राम, अब जिन लोगों ने बग़ैर किसी गर्ज़ के अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपना पैसा दे दिया डेवलप करने के लिए लाहौर को, तो जदीद लाहौर की बुनियाद रखने वाले तो वही लोग हैं। लाहौर के अंदर जो नामवर शख्सियात हैं वो कौन कौन सी हमें मिलती हैं? यहाँ फैज़ अहमद फैज़, यहाँ राजेंद्र सिंह बेदी थे, यहाँ कृष्ण चंद्र थे, यहाँ सादत हसन मंटो थे, यहाँ खुशवंत सिंह थे, उपेंद्र नाथ अश्क थे। यहाँ तो एक गैलेक्सी ऑफ राइटर्स, नासिर काज़मी थे यहाँ अब्दुल्ला हुसैन थे। और एक्टर्स? हाँ, एक्टर्स में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ओन किया लाहौर को। जैसे सबसे बड़ा तो मुझे नाम लगता है देवानंद। अच्छा। देवानंद ने लाहौर को, गवर्नमेंट कॉलेज को ओन किया। बलराज सानी यहाँ पढ़े, उन्होंने ओन किया। देवानंद की रिहाइश किधर थी? नहीं, देवानंद बेसिकली तो शकरगढ़ के रहने वाले थे ना। ओके। वो फिर बाद में उनका गाँव हिंदुस्तान में शामिल हो गया था, गुरदासपुर में, लेकिन पढ़े वो लाहौर में और गवर्नमेंट कॉलेज में। और जब वो अशोक कुमार के सामने गए तो उन्होंने पूछा कि तुम तो क्रीडेंशियल्स क्या हैं, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ। राविया ने और हमेशा ओन किया। फिर उनके भाई चेतन आनंद, और फिर पुरानी अदाकाराओं में अगर आप देखें तो कामनी कौशल, बल्कि पिछले बरस मेरी उनसे फ़ोन पे बात भी, वो अब 90 बरस से ज़्यादा उनकी उम्र है, थोड़ी बीमार हैं, लेकिन लाहौर को भूली नहीं है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका,
कि मुझे लाहौर हमेशा याद रहता है। मैं साइकिल पे कनेट कॉलेज जाया करती थी और वहाँ हम साइकिल चलाते थे और बड़े मज़े से चलाते। फिर बेप्सी सिद्धवा लाहौर से, बहुत बड़ा नाम, जो नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने आइस कैंडी मैन और बहुत से नावल लिखे। और सिंगर्स में कौन? सिंगर्स और कंपोजर्स में सबसे बड़ा तो मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ से थे, फिर फिरोज़ निज़ामी यहाँ से थे, फिर दलसुख पंचोली प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े, वो यहाँ से थे। फिर मुग़ल आज़म के डायरेक्टर, हाँ, करीमुद्दीन आसिफ यहाँ से थे। और करीमुद्दीन आसिफ के बारे में तो मशहूर है कि वो, उनकी जो स्पेशलिटी थी वो एक बांस चलाने के माहिर थे और बांस से कोई 12 बंदों को ढेर कर दिया करते थे। अच्छा। करीमुद्दीन आसिफ एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। मैं वैसे गुजारिश करूँगा कि वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है वो कैरेक्टर। मतलब आप ये देखिए कि नज़ीर जो उनके चचा थे, उन्होंने शादी की एक ऐसी खातून के साथ जिसका नाम जो किसी के काबू में नहीं आती थी। उनका नाम था सितारा, उनका खाका लिखा है सादत हसन मंटो ने। तो वो चचा के काबू तो आती नहीं थी। चचा के बाद इन्होंने शादी कर ली उसके साथ। अच्छा। इन्होंने भी काबू करने की पूरी कोशिश की सितारा को, वो खाका पढ़े में आई, इनके भी काबू में तो नहीं आई वो। इन्होंने खैर ये किया कि मुग़ल आज़म के आखिर में दिलीप कुमार की बहन से शादी कर ली, जिसकी वजह से दिलीप कुमार इनसे नाराज़ हो गए। तो करीमुद्दीन आसिफ एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है, मिजाज के अतबार से, काम के अतबार से, लगन और डिटर्मिनेशन और ज़िद, सब कुछ, और क्रिएटिविटी, हर चीज़। ये हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसे किरदारों को। अमिताभ बच्चन की जो वालदा हैं वो भी लाहौर से थी। हाँ, मुझे डॉक्टर सोहरा सदफ़ ने ये बताया था कि जब वो गई हिंदुस्तान तो अमिताभ से उनकी मुलाकात हुई, तो अमिताभ को पता चला ये लाहौर से हैं, तो वो उन्हें साइड पे ले गए और जाके वो कहती हैं, क्योंकि डॉक्टर सोहरा तो अब सेटल्ड लाहौर में लेकिन लाहौर से नहीं है, तो वो कहती हैं कि अमिताभ ने लाहौर के बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें बताना शुरू की कि मेरे तो आंखें खुल गई, मुझे पता नहीं था उन जगहों के बारे में। हमने फिर एक्सप्लोर किया था। उनकी वालिदा की अब लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों ने तस्वीर भी लगाई, तस्वीर लगी हुई है, देखी है मैंने। हाँ, और वो एक्चुअली जब वो पढ़ती थी, उन्होंने साइकोलॉजी में जो ग्रेजुएशन की थी लाहौर कॉलेज से, उस वक्त लाहौर कॉलेज की ये इमारत नहीं थी और यहाँ नहीं थी। उस ज़माने में लाहौर कॉलेज हॉल रोड पे हुआ करता था। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आसिफ जाकी लाइब्रेरी से शुरू हुआ था, लाहौर कॉलेज हॉल रोड पे वाक़ई, जो अब एक अकाउंट्स की कोई बिल्डिंग बन गई है वहाँ, शुरू में जब आप लाहौर जाते हैं तो वहाँ हुआ करता था लाहौर कॉलेज, उनकी क्लासेस वहाँ होती थी। वैसे जो अमिताभ की वालिदा हैं तेजी बच्चन, वो लाहौर के खूबचंद कॉलेज में पढ़ाती भी रही हैं। मैंने बहुत ढूंढा, मैंने असगर नदीम सैयद साहब से और कुछ और लोगों से पूछा भी कि खूबचंद कॉलेज है कहाँ, लेकिन अभी तक मुझे पता चल नहीं सका। अगर मैं बल्कि आपको अगर पता चले कि खूबचंद डिग्री कॉलेज कहाँ है तो मुझे भी बताइएगा। ये हमारी ऑडियंस जो है वो बता देगी। हाँ, ऑडियंस में से अगर बता सके, लेकिन क्योंकि उसका नाम बदल गया होगा ना, इसलिए कन्फ्यूजन है। ठीक है, हम बात करें अगर नोबेल प्राइज़ विनर्स की, तो लाहौर में से वो कितने हमें मिलते हैं? हमें लाहौर में तकरीबन 6 नोबेल प्राइज़ विनर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें रुडयार्ड किपलिंग, जो कि बहुत ही बड़े राइटर थे, द जंगल बुक, और किम तो है ही लाहौर से शुरू, तो 1907 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उनके वालिद बहुत बड़े आदमी थे, जॉन लॉकवुड किपलिंग, जिन्होंने म्यूज़ियम को डेवलप किया, जो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स यानी NCA के भी प्रिंसिपल थे, तो रुडयार्ड किपलिंग थे। दूसरे थे आर्थर होली कॉम्पटन, जिन्हें केमिस्ट्री में मैग्नो केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाने पे नोबेल प्राइज़ मिला। फिर थे हरगोबिंद खुराना, जिन्हें जेनेटिक्स पे नोबेल प्राइज़ मिला। ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, रिसर्च भी की इन्होंने। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनके नाम पे एक स्पेस में कोई टेलीस्कोप भी है, चंद्रा के नाम से, वो भी लाहौर से थे। फिर अब्दुल सलाम थे लाहौर से। ये सब लोग लाहौर से, और गवर्नमेंट कॉलेज या पंजाब यूनिवर्सिटी, इन दोनों जगहों से फारिग तहसील है, वहाँ पढ़ाते भी रहे, रिसर्च भी करते रहे। तो लाहौर ओन करता है इन्हें, इन सारे नोबेल प्राइज़ विनर। पाकिस्तान के 2 नोबेल प्राइज़ विनर हैं और लाहौर के 6 नोबेल प्राइज़ विनर हैं। अच्छा, आप अक्सर जिक्र करते हैं अपनी वीडियोस में भी अमृता प्रीतम का, उनकी स्टोरी क्या है? अमृता वैसे तो गुजरांवाला की रहने वाली थी। अमृता बहुत खूबसूरत शायरा थी और साहिर से उनकी मोहब्बत को एक्चुअली बहुत ज़्यादा, ख़ुद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पेश किया बना के, लेकिन एक्चुअली थोड़ी मैं समझता हूँ कि अमृता के साथ ज़्यादती है कि हमने उनके काम को एक्सप्लोर नहीं किया। वरना जो उनकी शायरी है, जो उनके अफसाने हैं, जैसे उनके ऑटोबायोग्राफिकल नावल या रसीदी टिकट, ये वो मेरा ख्याल है उन पे काम होना चाहिए। तो हमें उनका बहुत
बहुत खूबसूरत अफकार हैं जो आपके सामने आएंगे। आप कुछ सुना सकते हैं उनका काम? हाँ बिल्कुल, अमृता प्रीतम उन लोगों में से जो जब छोड़ के गई अपनी जगह को, लाहौर को, गुजरांवाला इस इलाके को, तो वापस कभी नहीं आई। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो इसलिए वापस नहीं आए कि उन्हें उनके मज़हब की वजह से अपनी धरती को छोड़ना पड़ा। अमृता एक प्योर पंजाबन थी, प्योर पंजाबन, मतलब पंजाब उनके दिल में बसता था। तो जो कुछ उन्होंने देखा, जो यहाँ जुल्म हुआ, उसके ऊपर जो बड़ी खूबसूरत नज़्म है उनकी, अजाखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्खा फूल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां दियां रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां अज लहू दी भरी चनाब। अगर हम बात करें एक मशहूर पोइट रविंद्रनाथ टैगोर की, वो लाहौर में कब आए, कहाँ से आए? रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ विनर हैं, और उन्होंने लिखी थी एक बड़ी शानदार शायरी की किताब गीतांजलि। फिर उन्होंने एक इदारा बनाया शांति निकेतन। वो शांति निकेतन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, उसके लिए चंदा इकट्ठा करने लाहौर में आए थे 1934-32 में। अच्छा, और कब तक यहाँ रहे तो कुछ ही दिन, लेकिन किस्सा ये है कि जिन्होंने चंदा दिया 10,000 रुपये, उस ज़माने में 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी, तो जिसने चंदा दिया उनका नाम था धनी राम भल्ला। ये जो अमृता प्रीतम थी, ये धनी राम भल्ला रोड पे ही रहती थी। धनी राम भल्ला बहुत बड़े चमड़े के ताजर थे, जूते बनाने के। अब हिंदू चमड़े का कारोबार आमतौर पे नहीं करते थे, मजहबी तौर पे उन्हें पता, लेकिन धनी राम भल्ला बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्होंने बहुत शानदार काम किया और जूतों की बड़ी शानदार दुकान बनाई अनारकली में। और ज़ाहिर है, और फिर वही बात कि वो सोशल वर्कर भी थे, दिल खोल के खर्च भी किया करते थे, इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी करते थे, और वो सोशल वर्कर के तौर पर उनका नाम भी धनी राम भल्ला। नवांकोट अगर आप जाएं तो एक भल्ला चौक भी है, वो भल्ला चौक उन्हीं के नाम पे है। उनका घर था वहाँ धनी राम भल्ला का। धनी राम भल्ला ने रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि आप अगर मेरे घर पे क़याम करेंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये चंदा दूंगा। तो ज़ाहिर है टैगोर ने तो अपने इदारे के लिए चंदा इकट्ठा करना था, वो उनके घर में रहे टैगोर। हम गए भी थे उस घर में, लेकिन वो अब घर किसी ज़ियाद चिश्ती साहब के पास है, वो ज़ियाद चिश्ती साहब बाहर रहते हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत घर है जहाँ टैगोर रहे। लाहौर के लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है टैगोर, क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े लिखारी हैं टैगोर, और वो लाहौर रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि टैगोर की शायरी है क्या, टैगोर का ख़्याल क्या है। टैगोर अगर लाहौर है तो हमें तो उस घर को उनसे लेके ज़िया साहब से म्यूज़ियम बना देना चाहिए। अच्छा। टैगोर की कहानियाँ सुनानी चाहिए, टैगोर के गीत सुनाने चाहिए, शायरी को प्रमोट करना चाहिए, ओन करना चाहिए, लेकिन वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। धनी राम भल्ला की एक कहानी है। धनी राम भल्ला ने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से कहा क्या आप मेरी दुकान पे कोई शेर लिखें, जैसे शाउट आउट होता है ना, उस ज़माने में शाउट आउट का तरीका शेर ही था। अच्छा। और ज़फ़र अली ख़ान जो थे वो बड़े बजला संज, बड़े ज़बरदस्त शायर भी थे, और उन्होंने फिर शेर लिखा कि अनारकली विच सब तो उच्ची दुकान भले दी, बामण हो के जुतियाँ बेचे, मत मारी गई चले दी। मतलब इसका ज़रा बताएंगे हमें? यानी कि ब्राह्मण थे ना, वो ब्राह्मण हो के जूते बेच रहे हैं। ब्राह्मण तो चमड़े का काम ही नहीं करते, क्योंकि वो चमड़ा जो है, तो लेकिन ये ब्राह्मण हो के जूते बेच रहे, इसका दिमाग ख़राब हो गया, झल्ला हो गया, ये पागल हो गया। तो ये अच्छा, अगर हम बात करें आज के टाइम में जो टूरिस्ट आते हैं, उन्हें लाहौर में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? भाई मैंने तो ये मेरा तजुर्बा है बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करके अब्बट साहब, वो ये है कि लाहौर एक तिलिस्माती शहर है हमारे दोस्तों भाइयों के लिए जो आसपास हमारे पड़ोसी मुल्कों में रहते हैं, ख़ास तौर पे भारत, बड़ी मोहब्बत करते हैं लाहौर से। पहले मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद माइग्रेट करके गए, तो अब वो ज़ाहिर है उस मोहब्बत में उन जगहों को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। जैसे पिछले दिनों हमारे पास गोपेश और रांझू आए हुए थे, उनसे पहले अमित और अजीत जी आए हुए थे, बहुत से लोग आते हैं। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि साउथ इंडिया से, कोलकाता, बंगाल से, राजस्थान से, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से लोग लाहौर के लिए मोहब्बत नहीं रखते और लाहौर विज़िट नहीं करना चाहते। आकर देखते क्या है? वर्ल्ड सिटी। अच्छा। क्योंकि सारी तारीख तो वर्ल्ड सिटी में है।
ब्रिटिश, देखिए कोलकाता में या इधर उधर भारत में हर जगह पे ब्रिटिश हिस्ट्री तो है, मौजूद है। ब्रिटिश हिस्ट्री खूबसूरत होने के बावजूद, यानी उनकी इमारतें खूबसूरत होने के बावजूद उनके लिए कोई बहुत अछूती नहीं है। लेकिन जो वॉल्ड सिटी और जो इम्पीरियल कल्चरल हेरिटेज है लाहौर का, वो फिर यहाँ के मंदिर, और ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ के जो मंदिर और बहुत ज़्यादा नागुफ्ता भी उनकी हालत है, उन्हें फौरी तौर पे कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने मंदिरों को बहुत ओन करते हैं, देखना चाहते हैं। आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं, गुरुद्वारे हैं यहाँ, धर्मशाले हैं, गौशाले हैं, लोगों ने बहुत अच्छी हालत में रखे हुए हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं वो बहुत प्यार से रह रहे हैं। लेकिन अभी अरबाब इक़्तिदार की तवज्जो चाहिए उनको कंजर्व करने के लिए, वो लोग इन्हीं को देखने के लिए आते हैं। फिर अब एक और डेवलप हो रहा है कि लाहौर से बाहर आप गंधारा, हड़प्पा, मोहनजोदारो और तख्त भाई, पेशावर, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारी जगह जो एंशियंट हिस्ट्री है पाकिस्तान के पास, ये इतना बड़ा, इतना रिच, इनके पास एक आप समझ लीजिए कि सोने की कानें जिनके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ऐसा काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, टूरिज़्म को आसान करना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, थोड़ा अपने लोगों का मेयारे जहन जो है बुलंद करना चाहिए। वो उसी सूरत में होगा जब हम खुद को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को कनेक्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। एक जो मॉर्बिड और फरसूदा और पजमुर्दा किस्म का तफाखुर है कि हम शायद दुनिया में, हमारा ग्लोरियस पास्ट था और हम जो इल्म का ख़जाना लेके फिर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, इससे बाहर निकलना चाहिए। अंग्रेज़ को लाहौर पसंद था? बहुत ज़्यादा। अंग्रेज़ तो लाहौर से जाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। अंग्रेज़ ने तो लाहौर पे को एनेक्स करने के लिए इतनी साजिशें करवाई सिख शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़, और उसके बाद जो लाहौर में जो डेवलपमेंट भी हुई है, रेलवे स्टेशन से लेके और तमाम बड़ी इमारतों तक, वो तो लाहौर के बहुत बड़े दिलदादा थे। इसके लिए बल्कि मैं आपको एक मज़े की एक नावल रिकमेंड करूँगा लोगों को पढ़ने के लिए। वो अच्छा नावल है, वो अली अकबर नातिक का एक नावल है, नौलखी कोठी। वो एक अंग्रेज़ की ही कहानी है, विलियम की, जो रहता तो वैसे ओकाड़ा के करीब एक जगह है, वहाँ रहता था, लेकिन वो बहुत से अंग्रेज़ों की कहानी है जो यहाँ आए और यहाँ के होके रह गए और यहाँ से जाना चाहते नहीं थे और बहुत मजबूरी में गए, और या वो जो इस कल्चर में रच बस गए। ऐसे बहुत से लोग थे।